नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 आरएएस चैनल पर। और जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारे एग्जाम की डेट आ चुकी है और लगभग 30 दिन का हमारे पास समय बचा है। तो क्लास 24 आरएएस आपके लिए लेके आया है एक और शानदार पूरा का पूरा कोर्स। इसमें क्या होगा, यूट्यूब के ऊपर मैं आपको पूरी की पूरी जो हमारी आर्थिक समीक्षा है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के आप देख लीजिए या योजनाओं के क्वेश्चन देख लीजिए, वो सारे के सारे प्रश्न उसी आर्थिक समीक्षा में से आते हैं। तो अब हम इस चैनल के ऊपर 4 या 5 पार्ट के अंदर हम पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा अपनी कवर करेंगे। और जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो आर्थिक समीक्षा के अंदर हैं या जिनसे प्रश्न बन सकता है, वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम लगातार साथ के साथ हम ये भी इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे कि भाई किस किस तरह का प्रश्न बन सकता है, वहाँ कैसा प्रश्न आ सकता है। तो उस तरह से हम लगातार प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। आज हम इसका सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं। और पहले पार्ट के अंदर जब आर्थिक समीक्षा है हमारी, उसके जो 2 टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये टेस्ट सीरीज है, आप जरूर इसे ज्वाइन कर लें, लास्ट टाइम है। और इसमें इसमें सबसे बड़ा ये फायदा होता है दोस्तों कि आपका रिवीजन इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और ये जो टेस्ट सीरीज क्लास 24 की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये आरएस जो चयनित हैं उनके द्वारा ही ये तैयार की गई है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और इसकी प्राइस 900 रुपये है। लेकिन अगर आप इसे अभी खरीदते हैं तो रक्षाबंधन के अवसर पर 11% का इस पर ऑफ चल रहा है अभी। तो ये डिस्काउंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब आर्थिक समीक्षा हम देखेंगे दोस्तों, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा उसका नाम है अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारी राजस्थान की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें मोटे मोटे तौर पर जो चीजें हैं उनको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। जैसे कि राजस्थान की जीडीपी कितनी है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राजस्थान के अंदर थोक मूल्य सूचकांक कैसे निकाला जाता है, राजस्थान में खुदरा मूल्य सूचकांक कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, यानी अर्थव्यवस्था के जो इंडिकेटर हैं, जो संकेतक है, उनके बारे में हम विस्तार से इस लेसन के अंदर सीखते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो हमने एक टर्म पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसका नाम था जीडीपी। ठीक है, इसे इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था, हमने अच्छी तरह पढ़ा था कि इसको अगर हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे तो ये हमारे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा में, ठीक है, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा में वस्तुओं व सेवाओं का जो वस्तुएं और सेवाएं इसमें उत्पादित हो रही है, उन वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य ये कहलाता है जीडीपी। ठीक है, हमने अच्छी तरह पढ़ा था इसको कि एक निश्चित अवधि या एक वर्ष हम इसे कह सकते हैं, एक निश्चित अवधि में एक निश्चित भौगोलिक या आर्थिक सीमा के भीतर वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनका कुल अंतिम मूल्य जो होगा वो कहलाएगा जीडीपी। किसी भी देश की जीडीपी इन्हीं चारों चीजों को कंबाइन करके निकाल ली जाती है। तो इसी तरह से जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर जीडीपी शब्द यूज नहीं करके और जीएसडीपी शब्द यूज किया जाता है। इस जीएसडीपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक, और एस जो पहले आ रहा है इसका मतलब है स्टेट। ठीक है, एस का मतलब है केवल और केवल स्टेट। यानी एक अगर हम जीडीपी, अगर एक स्टेट की जीडीपी अगर हम लेंगे तो हम जीडीपी की बजाय जीएसडीपी का यूज करेंगे। एस का मतलब होता है स्टेट की जीडीपी। ठीक है, यानी जब स्टेट की जीडीपी की हम बात करेंगे तो जीडीपी यूज नहीं करके यहां पर एस और लगा देंगे, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आ गया समझ में? तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जीएसडीपी का मतलब क्या होता है। तो जब आप आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे और उसका पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले यही लाइन लिखी हुई आएगी कि जीएसडीपी यानी स्टेट की जीडीपी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था कि जब हम किसी देश की आर्थिक प्रगति को नापते हैं, जब हम किसी भी देश के आर्थिक विकास को नापना हो या आर्थिक प्रगति को हमें नापना हो, तो उसके लिए हम जो मात्रक लेते हैं, सबसे जो प्रभावी इफेक्टिव मात्रक होता है वो होता है जीडीपी। और जब बात करें राज्यों की तो राज्यों में आ जाता है स्टेट जीडीपी या जीएसडीपी, है ना। इसे स्टेट जीडीपी भी हम कहते हैं, तो बार बार ये टर्म यूज करेंगे, स्टेट जीडीपी। ठीक है, या जीएसडीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। एक निश्चित अवधि में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, इसको ही जीएसडीपी कहा जाता है। अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब है कि अब उनका आगे प्रसंस्करण नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर हम ये देखें कि यहां पर आटा है, ठीक है,
और यहां पर चीनी है, और इन दोनों को मिलाकर मान लीजिए कोई उत्पाद बना, जैसे बिस्किट इससे बनता है, इससे बिस्किट बना है, तो हमें दोस्तों या तो आप आटे का मूल्य ले लो और चीनी का ले लो, दोनों को ले लो, या केवल आप बिस्किट का मूल्य ले लो। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए का आटा है, 5 रुपए की चीनी है और बिस्किट का मूल्य है 15 रुपए। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि बिना दोहरी गणना किए हुए, यानी जब हम जीडीपी की गणना करेंगे तो या तो हम 10 रुपए और 5 रुपए को एक साथ जोड़ लें कि 10 रुपए का आटा है, 5 रुपए की चीनी है, 15 रुपए हो गए, या हम केवल अंतिम उत्पाद का ही मूल्य जोड़ लें 15 रुपए। इन दोनों का नहीं जोड़ना है कि हम 10 भी जोड़ लें, 5 भी जोड़ लें और 15 भी जोड़ लें और हम कहें कि जीडीपी जो है वो 30 रुपए है, तो ये जो आंकलन है गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जब बिस्किट का मूल्य जोड़ा है तो उसमें चीनी और आटे का दोनों का मूल्य ऑलरेडी शामिल हो चुका है, इसलिए इनकी दोहरी गणना हमें नहीं करनी है। तो आ गया समझ में। इसी तरह जब स्टेट की जीडीपी की हम गणना करते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी हम दोहरी गणना नहीं करके और एक ही बार में एक ही गणना करते हैं, और वो अंतिम वस्तु के मूल्य की हम गणना कर लेते हैं ताकि दोहरी गणना नहीं हो। तो आपके आ गया समझ में कि जीएसडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और दोहरी गणना कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए जो स्टेट जीडीपी होता है, जब आपने पहले यूट्यूब पे क्लासें ली होंगी या जीडीपी का चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो वहां पर ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये आर्थिक समीक्षा में आई है तो आपका हम रिवीजन भी इसमें जल्दी जल्दी करवा देते हैं। तो देखिए जो भी जीएसडीपी है, स्टेट जीडीपी है ना, वो दो मूल्यों के आधार पर निकाली जाती है। एक तो होते हैं प्रचलित मूल्य और एक होते हैं स्थिर मूल्य। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं दोस्तों, कि मान लीजिए सरकार ने कहा कि 2011-12 के अंदर जो भी मूल्य थे उन्हीं मूल्यों के आधार पे हम जीडीपी की गणनाएं करेंगे, यानी 2022-23 की जो जीडीपी की गणना होगी उसमें भी मूल्य हम यही लेके आएंगे, 2023-24 के अंदर जो जीडीपी की गणना होगी उसमें भी हम यही मूल्य लेके आएंगे। तो मूल्यों को एक जगह स्थायी कर दिया, यानी एक साल के मूल्य उठाए 11-12 के, उन मूल्यों को फिक्स कर लिया। अब हर साल जीडीपी गणना में मूल्य इन्हीं मूल्यों का इस्तेमाल होता रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि जीडीपी में ग्रोथ हो रही है या जीडीपी में कमी आ रही। ठीक है, एक विधि हो गई। दूसरा क्या होता है, प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्यों में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमें 2022-23 की जीडीपी की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे पीछे वाले वर्ष की 2021-22 के अंदर जो मूल्य थे ना वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जब 23-24 की कर रहे हैं तो इसके मूल्य इस्तेमाल करेंगे, यानी आप जस्ट पिछले ईयर के मूल्यों का इस्तेमाल कर रहे हो तो हम ये कहेंगे कि प्रचलित मूल्यों के ऊपर आप जीडीपी की गणना कर रहे हो। अब जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो जो स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी निकाली जाती है ना, वो ही ज्यादा मान्य होती है, वो ही ज्यादा स्वीकार होती है। भारत सरकार के द्वारा भी इसी को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। आ गया समझ में। और आधार वर्ष इसमें मान लिया जाता है कि किस वर्ष के मूल्य को हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, उसे हम कहते हैं आधार वर्ष। तो भारत सरकार आधार वर्ष मानती है 2011-12, और हर 5 साल या 6 साल या 7 साल इस पीरियड के अंदर इस आधार वर्ष को बदल दिया जाता है। जैसे हो सकता है कि अगले साल की गणना करने के लिए सरकार यह कहे कि भाई 2018-2019 के मूल्यों को हम आधार वर्ष मान लेंगे। ठीक है, तो ये लगातार चेंज होता रहता है, हर 4 साल 5 साल 6 साल इस पीरियड के अंदर ये आधार वर्ष चेंज हो जाता है, लेकिन वर्तमान में आधार वर्ष जो हमारा है वो है 2011-12। आ गया समझ में। प्रचलित मूल्यों में आपको पता चली गया। इसमें क्या होता है, जो करंट में जो मूल्य चल रहे होते हैं उन्हीं मूल्यों का इस्तेमाल होता है। स्थिर मूल्यों के अंदर हम जो एक फिक्स कर लेते हैं वर्ष को और उसी के मूल्य का इस्तेमाल लगातार करते जाते हैं। तो ये वास्तविक वृद्धि अगर निकालनी हो किसी देश को या अपने वास्तविक आकलन करना हो आर्थिक वृद्धि का, तो स्थिर मूल्यों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जब हम पहले जीडीपी पढ़ रहे थे देखिए, मैंने आपको जीडीपी के इस टॉपिक के अंदर ये अच्छी तरह बताया था कि जब भी हमें सकल से, जब इस सकल को शुद्ध में बदलना हो, इस सकल को हमें शुद्ध में बदलना हो, तो हम केवल और केवल एक चीज घटा देते हैं और उसका नाम है मूल्यह्रास। ठीक है, या डेप्रिसिएशन। जब आप सकल या जीएसडीपी में से, जब आप स्टेट की जीडीपी में से, जब आप स्टेट की जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो दोस्तों एनएसडीपी कैलकुलेट हो जाएगा। मूल्यह्रास क्या होता है, देखिए हम कोई भी एक कार खरीदते हैं, हम एक कार खरीदते हैं 10 लाख रुपए की, और जब 1 साल बाद हम उसे बेचेंगे तो वो 10 लाख में बिकेगी क्या, वो नहीं बिकेगी, वो उसका मूल्य हो जाएगा कम, यानी उसके मूल्य में हो जाएगा ह्रास, उसके मूल्य में होने वाली कमी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थायी जो संपत्तियां होती हैं, जो स्थायी संपत्तियां होती हैं, उन संपत्तियों के मूल्य में समय के साथ साथ
जो कमी आती है वो कहलाती है मूल्यह्रास, और मूल्यह्रास को जब आप घटा लोगे तो सकल की बजाय शुद्ध जीडीपी या नेट जीएसटी जिसे हम जीडीपी कहते हैं वो निकल के आ जाएगी। तो एनएसडीपी की जब भी गणना होगी जीएसडीपी में से आपको मूल्यह्रास घटा देना है। आ गया समझ में? ये सिंपल, यही जीडीपी में भी यही कंसेप्ट होता है कि जब भी आप जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो आपके पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आ गया समझ में? बस इसमें एस लगा दो तो स्टेट की आ जाएगी, यहां एस लगा दो, यहां एस लगा दो। ठीक है, सिंपल है। आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद में क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर सूत्र भी दिया हुआ है, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि एनएसडीपी की गणना कैसे की जाती है, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो चीज दी हुई है आपके सामने, एक एक लाइन जो लिखी हुई है ये सब लाइन सर्वे की है। इसमें जो एडिशन मुझे करना है मैं अपने आप से कर रहा हूँ, बोल के कर रहा हूँ, बाकी लगभग इसमें जो कंटेंट है वो सब सर्वे का है, तो हमारे लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, इसकी गणना भी दो आधारों पे होती है। कौन कौन सी? एक तो स्थिर मूल्य के आधार पे और एक चालू मूल्य या प्रचलित मूल्यों के आधार पर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो स्थिर मूल्य आपको पता चली गया, किसी एक वर्ष के मूल्यों को आधार मान लिया जाता है और उस वर्ष को कहा जाता है आधार वर्ष, और उसी वर्ष के आधार पर यह निकाला जाता है। और जब मूल्य लगातार चेंज होते रहे, लगातार बदलते रहे, तो उसे हम कहते हैं प्रचलित मूल्य। तो ठीक है, आ गया समझ में? एनएसडीपी क्या होता है, गणना का सूत्र क्या है, और किन दो आधारों पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज। जैसे हम जब जीडीपी की गणना करते हैं एक राष्ट्र के संदर्भ में, तो एक टर्म आती है ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये भी आता है जीवीए। अब जीवीए क्या काम करता है दोस्तों? जीवीए का हम यूज ये करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक एक क्षेत्र हो गया जिसमें कृषि और इससे संबंधित चीजें आ गई, फिर एक क्षेत्र होता है द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधे या विनिर्माण आती है, और एक तीसरा आता है सेवा क्षेत्र या जिसे हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों का जीडीपी में कितना कितना योगदान है, इन क्षेत्रों का जीडीपी में कितना कितना योगदान है, ये निकालने के लिए हम जीवीए मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये याद रख लेना है कि जब भी जीडीपी के टॉपिक के अंदर अगर ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड का कंसेप्ट आएगा, इसका मतलब है उसका उपयोग सेक्टर वाइज योगदान, जीडीपी के अंदर सेक्टर वाइज योगदान नापने के लिए किया जाता है। आ गया समझ में? चलिए, तो देखिए यह है क्षेत्र अनुसार योगदान के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ये सेक्टर वाइज जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के, हम देखेंगे जीडीपी कितनी है, उसके बाद में हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है, और तृतीय क्षेत्र का क्या योगदान है। ये योगदान निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जीएसवीए का या जीवीए का। एस का मतलब यहां भी स्टेट ही है और जीवीए। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र बहुत सिंपल सा है। इसका सूत्र है, देखिए, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज यानी एम्प्लॉइज को दिया जाने वाला वेतन, फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस यानी जो लाभ आपका हो रहा है, और तीसरा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी मूल्यह्रास। ये तीन चीजें आप ध्यान रखिए, इन तीन चीजों को तो आपस में ऐड करना है, इन तीन चीजों को आपस में ऐड करना है। इन तीन चीजों को मैंने नीचे विस्तार से लिख दिया। सी का मतलब है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज या एम्प्लॉइज को दिया गया वेतन, फिर इसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका मतलब होता है लाभ। ठीक है, क्या मतलब होता है? लाभ। और उसके बाद में होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। आ गई समझ में? इन तीनों चीजों को हम ऐड करें, और इसके अंदर एक चीज हमें और ऐड करनी है, उसका नाम है प्रोडक्शन टैक्स। क्या नाम है? प्रोडक्शन टैक्स लेस सब्सिडी। ये पूरी की पूरी आप इस लाइन को ऐसे कैसे याद रखो, प्रोडक्शन टैक्स लेस सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्स लेस सब्सिडी। अब प्रोडक्शन टैक्स मतलब होता है दोस्तों ऐसे खर्चे जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री के अंदर क्या है कि एक उन्होंने चौकीदार रखा हुआ है फैक्ट्री में। अब उस फैक्ट्री के अंदर अगर उत्पादन हो रहा है तो भी वो चौकीदार अपनी तनख्वाह लेगा। अगर मान लीजिए उस फैक्ट्री के अंदर कोई यूनिट का उत्पादन नहीं हो रहा तो भी वो जो चौकीदार है वो अपनी मंथली सैलरी लेगा ही लेगा। तो इसका मतलब है कि जो चौकीदार के द्वारा जो वेतन लिया जा रहा है वो है स्थायी खर्चा। क्या है? स्थायी खर्चा। तो ऐसे खर्चे जो उत्पादन से स्वतंत्र होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो होने हैं, चाहे आप उत्पादन करो चाहे उत्पादन मत करो, उन खर्चों को भी अगर हम जोड़ देंगे और इन सारी चीजों को जोड़ने के बाद में जो आएगा वो कहलाएगा जीवीए। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र का जीवीए निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे उद्योग क्षेत्र का जीवीए निकाल लेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, सेवा क्षेत्र का जीवीए निकाल लेंगे। तो इन तीनों क्षेत्रों का अलग अलग जीवीए निकाल लेंगे तो इसका मतलब हो गया कि हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी जीडीपी के अंदर हर क्षेत्र का कितना कितना योगदान है। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। और तीन क्षेत्र मैंने आपको पहले बता दिए कि पहला जो क्षेत्र होता है या प्राथमिक क्षेत्र होता है वो होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र होता है दोस्तों सेवा क्षेत्र। ठीक है, तीसरा है सेवा क्षेत्र। अब इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। और एक जो आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, देखिए ये जो इंपॉर्टेंट चीज है विद्युत, गैस और जलापूर्ति, ये आपको लग तो रहा होगा कि सेवा क्षेत्र का है, कि विद्युत हमारे घर आती है तो वो एक तरह से सर्विस ही तो है, लेकिन दोस्तों जो इसका उत्पादन है ना वो शामिल किया जाता है द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आपको इसे याद रख लेना है। और जो सेवा क्षेत्र है उसमें व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, संचार, ये सारी चीजें हमारे सेवा क्षेत्र का भाग होती है। तो ये तीनों क्षेत्र आप ध्यान रखें और इनको याद कर लें कि इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आप मैच कीजिए कि आपको इधर तो लिखे हुए हैं ये सर्विसेज और इधर लिखे हुए हैं क्षेत्र, कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे हैं, उद्योग में कौन कौन से आ रहे हैं, तो आप इसे याद कर लें। अब हम देखेंगे कि किस किस क्षेत्र का हमारी जीडीपी के अंदर कितना कितना योगदान है। तो ये आर्थिक समीक्षा का ही मैप है। आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2022-23 में कितना कितना योगदान रहा है। अब आप देखोगे हमने पढ़ लिया तीन क्षेत्र होते हैं, एक होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे तुलना भी कर लेंगे कि इंडिया और राजस्थान दोनों की तुलना हम कर लें ताकि हम आराम से इसका वैल्यूएशन कर पाए। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो है दोस्तों सेवा क्षेत्र। चाहे आप भारत की जीडीपी की बात कर लो उसमें भी सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा ज्यादा योगदान देता है। और आप राजस्थान की बात कर लो तो इसमें भी जो सबसे ज्यादा योगदान है, राजस्थान की स्टेट जीडीपी के अंदर जिस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है वो क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। और यही बात भारत के लिए सही है कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अब देखो भारत की जीडीपी में कुल योगदान है 53.41% सेवा क्षेत्र का, और राजस्थान की जीडीपी में है 43.74%। तो 53-43 ऐसे याद कर लो आप, 53-43, 53-43, 53 और 43। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा कि राजस्थान की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 43%। भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 53%। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो दूसरा जो क्षेत्र आता है वो। अब देखो दूसरा क्षेत्र आया कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र अगर राजस्थान की बात करें जीडीपी की, राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है लगभग 29%। कितना है? लगभग 29%। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो वहां है केवल और केवल 18%। कितना है? 18.11 या 18% इसे हम कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की, तो राजस्थान के अंदर उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान है? 27.31%। और अखिल भारतीय स्तर पर 28.48%। कितना योगदान है? 28.48%। तो आप इसको जरूर याद कर लें कि सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान की जीडीपी में देता है सेवा क्षेत्र। उसके बाद में राजस्थान की जीडीपी में जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है? कृषि। और सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है राजस्थान की जीडीपी में? तो वो है उद्योग, क्योंकि राजस्थान में उद्योग धंधों का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है। तो आ गया समझ में आपके? ये आप मैप ध्यान रख लें और इसको लिख भी लें आराम से, यहां से मैप से आपको चित्र याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होगी और इसकी गणना कैसे कैसे की जाती है। देखिए, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, अब आप बताइए इसको निकालते कैसे? मैंने आपको बताया था जीडीपी में से अगर हम मूल्यह्रास घटा देंगे, जीडीपी में से या स्टेट जीडीपी में से अगर हम मूल्यह्रास घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। आ गया समझ में? इसी का अगर हम भाग दे दें पूरी जनसंख्या का, और कौन सी जनसंख्या? जो साल के मध्य में है, यानी वर्ष के मध्य में। अगर वर्ष के मध्य में कोई जनसंख्या, जो हमारी जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है, अगर उसका एनएसडीपी के अंदर अगर हम भाग दे दें तो आ जाता है प्रति व्यक्ति आय। और इसे हम इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम कहते हैं ना, पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब है प्रति व्यक्ति आय। आ गया समझ में? और प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दो मूल्यों पर हो जाएगी। जब अगर हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को स्थिर मूल्यों के ऊपर निकालेंगे, यहां पर ये स्थिर मूल्य लिखेंगे तो हम कहेंगे स्थिर मूल्यों के आधार पर कैपिटा इनकम। और अगर हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम एट
करंट मूल्य। आ गया समझ में? तो ये दो चीजों के आधार पर निकाला जाता है। हमारी आर्थिक समीक्षा में इस पे आराम से ये चीज लिखी हुई भी है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लें, ये पूछा जा सकता है एनएसडीपी, और इसको भाग देना है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, और वो पॉपुलेशन कौन सी, जो साल के मध्य में। आ गया समझ में? तो ये फॉर्मूला है, ये तरीका है, और आपके आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें याद रखना चाहिए, जिसको, इसका नाम है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ठीक है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ये होता क्या है, ये बताता है कि राजस्थान के अंदर कैपिटल का कितना फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कितनी सड़कें बनी, कितने बांध बने, और कितनी बिल्डिंग बनी, कितनी शहरों का विकास हुआ। तो ये सारी चीजें जो होती है, जो हमारे लॉन्ग टर्म विकास के अंदर जिनका योगदान होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। मोटा मोटा आप अभी यही समझ लें, और आगे हम अच्छी तरह विस्तार से पढ़ लेंगे। तो उस तरह की चीजों का या उस प्रकृति की चीजों का कितना विकास हुआ है, वो कहलाता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या सकल स्थायी पूंजी निर्माण। आ गया समझ में? तो ये कितना कितना हुआ है, देखिए ये हम ये कह सकते हैं कि इसकी कुल वैल्यू है 3,46,844 करोड़ रुपए। राजस्थान के अंदर GFCF ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कुल कितना है, 3,46,844 करोड़ रुपए। ठीक है, 3,46,844 करोड़ रुपए। और ये जीडीपी का कितना है, हमारी पूरी स्टेट जीडीपी का लगभग ये 28.5% आता है। समझ में आ गई? और इसमें ग्रोथ कितनी हुई है, लगभग 26% की ग्रोथ हुई है। तो ये तीन डेटा हमें याद रखने हैं कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो कुल कितना इनका मूल्य है, 3,46,844 करोड़ रुपए, और ये पूरी जीडीपी का लगभग 28.5% है, और इसकी ग्रोथ रेट लगभग 26.5% रही है। तो तीन डेटा आपको याद करने हैं, 28.5% जीडीपी का है, और 26% इसमें ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले हुई है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस जो ये कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, यानी हमारे प्रदेश के अंदर जो ये कैपिटल का निर्माण हुआ है, इस पूंजी का निर्माण हुआ है, उसमें किस किस क्षेत्र का कितना कितना योगदान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना चाहिए। प्रश्न में कथन दिया जा सकता है कि राजस्थान में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ज्यादा हिस्सा निजी क्षेत्र का है, तो ये कथन सही है या गलत है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये कथन बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के अंदर जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें निजी क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन का योगदान बहुत ज्यादा है, और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान तो आप ये कह सकते हैं 1/4 ही है। कितना है, 1/4। और यहां पर आप देखोगे तो 3/4 जो योगदान है वो निजी क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, और इनका जो निवेश है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह की प्रवृत्तियां, कमी वृद्धि की प्रवृत्तियां देखी गई है। क्योंकि आपको पता है जब कोरोना आ गया था तो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में निजी क्षेत्र का भी हिस्सा कम हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा भी कम हो गया, और अभी लगातार बढ़ता जा रहा है आपस में। तो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन जो फैक्ट जो हमें याद करना है, जो प्रश्न पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ज्यादा हिस्सा किसका है। हम ये सोचते हैं कि सरकार ही बनाती है इन चीजों को ज्यादा, लेकिन अगर राजस्थान के कंटेस्ट में आप देखोगे और भारत के कंटेस्ट में भी आप देखोगे ना, तो निजी क्षेत्र का योगदान इसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा योगदान किन किन क्षेत्रों का है। तो सबसे ज्यादा जो टॉप 3 योगदान देने वाली सेवाएं या आप कहें कि कैपिटल्स हैं, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो निर्माण क्षेत्र इसमें सबसे ज्यादा योगदान देता है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है, निर्माण क्षेत्र का। उसके बाद में आवासीय भवनों का, और सबसे लास्ट में लोक प्रशासन का। तो टॉप 3 रैंक के हिसाब से हम देखें तो टॉप 3 चीजों का योगदान इसमें है। सबसे ज्यादा किन किन चीजों का योगदान है, तो कंस्ट्रक्शन का, फिर रेजिडेंशियल का, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आ गया समझ में? ये भी एक फैक्ट है, अब इस फैक्ट को आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, निर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में। उसके बाद में योगदान है आवासीय भवनों का, और फिर जो योगदान आता है वो आता है लोक प्रशासन का। तो ये रैंक के हिसाब से इन 3 क्षेत्रों का योगदान आता है। ठीक है, अब देखिए हम एक बार इसको पूरी जो चीजें हमने पढ़ी है ना, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट भी हम पढ़ लेते हैं एक साथ, और ये सारणी हमारे आर्थिक समीक्षा के अंदर ही दी हुई है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का जीडीपी कितनी है। राजस्थान की जीडीपी या स्टेट जीडीपी हम जिसे कहते हैं वो कितनी है। अगर हम स्थिर मूल्यों पर बात करें तो वो है दोस्तों
7,99,449 करोड़ रुपए। ठीक है, आप यहां पे लिख लें करोड़ रुपए। आ गया समझ में? तो ये जो फैक्ट है ना, मोटा मोटा तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये वाला फैक्ट तो आपको याद ही करना है, दोनों के दोनों। ये स्थिर मूल्यों पर है, ये चालू मूल्यों पर है। फिर इसके बाद में हम ज्ञात करें वृद्धि दर। तो वृद्धि दर कितनी है अगर स्थिर मूल्यों पर आधार पर ज्ञात करें तो 8.19%। देखिए ये राजस्थान की ग्रोथ रेट है। ये राजस्थान की जीडीपी 8.19% की रेट से आगे बढ़ रही है अगर स्थिर मूल्यों पर निकालें। और अगर चालू मूल्यों पर निकालते हैं या करंट मूल्यों पर निकालते हैं तो ये है इसकी डबल कर लेनी है आपको। आ गया समझ में? इसकी डबल, इसका डबल 8.19, यहाँ पे 16.4। ठीक है, इसके बाद में आप देखो जीवीए, जो हम बात कर रहे थे कि स्टेट जीवीए यानी हर क्षेत्र का योगदान निकालने के लिए जीवीए का इस्तेमाल करते हैं। तो योगदान कितना कितना है, तो देखिए कृषि क्षेत्र का योगदान 28.5%, ये हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था। उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.76% और सेवा क्षेत्र का 43.74%। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रैंक वाइज आप बताओ भाई राजस्थान की जीडीपी में किस किस क्षेत्र का योगदान कितना कितना है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सेवा क्षेत्र, दूसरी रैंक हम लिखेंगे कृषि क्षेत्र और तीसरा हम लिखेंगे उद्योग क्षेत्र। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनसे राजस्थान में जीडीपी इस तरह से बटी हुई। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं जो प्रचलित मूल्यों के आधार पे अगर हम कैलकुलेट करें तो इनका योगदान कितना कितना है। तो देखिए कृषि क्षेत्र का योगदान है लगभग 29%, उद्योग क्षेत्र का योगदान है लगभग 27% और सेवा क्षेत्र का योगदान है लगभग 43.74%। आ गया समझ में? उसके बाद में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ये कैसे निकाला जाता है, हमने आराम से भी पढ़ लिया था कि जीएसडीपी में से आपको घटाना क्या है, मूल्यह्रास। क्या घटाना है आपको, मूल्यह्रास। तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना कितना है, ये देखिए 6,94,771 और 12,59,527 करोड़ रुपए। तो ये डेटा आपको याद रखना है। देखिए डायरेक्ट पूछा भी गया है पिछले एग्जामों में, तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमें क्या वैसे भी याद होना चाहिए ना, अपन मेंस में भी तो काम में लेंगे इनको, कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो देखिए 86,134 रुपए, 86,134 रुपए है प्रति व्यक्ति आय एक साल की। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में औसतन एक व्यक्ति साल भर में 86,134 रुपए कमा लेता है। आ गया समझ में? हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में औसतन एक व्यक्ति साल भर में 86,134 रुपए कमाता है अगर हम बात करें स्थिर मूल्यों पर। और चालू मूल्यों पर बात करेंगे तो 1,56,149 रुपए कमाता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है जो हमें पढ़ लेनी है और आर्थिक समीक्षा में से ही हमने ये कवर की। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि मूल्यों को हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम महंगाई का आकलन कैसे कैसे करते हैं। तो राजस्थान में कैसे किया जाता है और हमारे देश में कैसे किया जाता है, दोनों ही स्तर पर, चाहे स्टेट की बात करें चाहे हम केंद्र की बात करें, दोनों ही स्तर पर दो प्रकार के सूचकांकों का उपयोग हम महंगाई के लिए करते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं इनकी परिभाषा कि मूल्य सांख्यिकी क्या होता है। कि किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं मूल्य सूचकांक के द्वारा नापा जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र के अंदर, या आप ये देख लो किसी भी अवधि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कितना कितना चेंज हुआ है, वो चेंज हम नापते हैं मूल्य संकेतकों के द्वारा। और दो ही प्रकार के संकेतक होते हैं, एक तो थोक मूल्य सूचकांक और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब हम समझते भी हैं इसको कैसे कैसे। देखिए अगर आपने कभी आप शहर में गए हो तो वहां पर बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो अपना सामान सामान्य ग्राहकों को नहीं देते हैं, वो थोक के अंदर अपना सामान देते हैं। यानी आप वहां जाओगे तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको सामान खरीदना पड़ेगा। आप पेन लेने गए तो वहां एक पेन नहीं मिलेगा, आपको लगभग 1,000 पेन लेने पड़ेंगे एक साथ। ठीक है, और जो हमारे आसपास दुकानें हैं वो होती है खुदरा दुकानें, वहां पर आप जाके एक पेन भी आराम से खरीद सकते हो। तो दोनों स्तरों पर क्या होते हैं, मूल्य अलग अलग होते हैं। यहां पर आप जाओगे तो प्रति पेन लागत कम होगी, यहां आप जाओगे तो पेन की लागत ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों स्तरों पर मूल्य अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों ही स्तरों पर मूल्यों में परिवर्तन को नापने के लिए दो प्रकार के सूचकांकों का विकास किया गया है। और कौन कौन सूचकांक है, देखिए WPI और एक है CPI। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कस्टमर प्राइस इंडेक्स। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं WPI को। तो इसके जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये वस्तुओं के थोक मूल्यों को, उतार चढ़ाव को नापता है। ये सूचकांक है और ये सूचकांक किसे कैलकुलेट कर रहा है, जो वस्तुओं का थोक मूल्य हो रहा है, केवल वस्तुओं का। किसे, केवल वस्तुओं में।
केवल वस्तुओं के अंदर या केवल वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को नापता है। इसमें केवल और केवल वस्तुएं शामिल हैं, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती। आ गया समझ में? जो हमारा जो थोक मूल्य सूचकांक है वो केवल थोक स्तर पर मूल्यों के परिवर्तनों की गणना करता है, केवल और केवल वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन की गणना करता है, सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब देखिए इसके अंदर कैसे कैसे इसमें जो वस्तुएं हैं ना उन्हें तीन भागों में बांट रखा है। एक होती है प्राथमिक वस्तुएं, एक विनिर्मित वस्तुएं और तीसरा है ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेक। तो तीन कैटेगरियां बना रखी है WPI की गणना करने के लिए, और इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस किस को कितना कितना वेटेज दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज मिला हुआ है वो मिलता है विनिर्मित वस्तुओं को। किसको मिलता है? विनिर्मित वस्तुओं को। और उसके बाद में जो वेटेज मिलता है वो मिलता है खाद्यान्नों को या प्राथमिक वस्तुओं को, और उसके बाद में प्रकाश और ईंधन को वेटेज दिया जाता है। तो WPI जो जारी किया जाता है, मैंने आपको फिर बताया, वो केवल थोक स्तर पर मूल्यों के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही शामिल करता है। उसमें केवल वस्तुएं शामिल होती है, उसमें सेवाएं शामिल नहीं होती है। उसके बाद में ये मासिक आधार पर जारी किया जाता है। किस आधार पर जारी होता है? मासिक, हर महीने WPI जारी किया जाता है। इसमें जो कुल वस्तुएं हैं उन्हें तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं और ईंधन, शक्ति और अन्य वस्तुएं। और सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है उद्योग या विनिर्मित उत्पाद समूहों को, और उसके बाद में प्राथमिक वस्तुओं को। तो ये रैंक भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए इसके बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की हम बात कर लेते हैं। तो ये उपभोक्ता जो वास्तव में जो क्रय कर रहे हैं उस मूल्य के सूचकांक को ये नापता है, उन मूल्यों के परिवर्तनों को ये शामिल करता है। जो आम उपभोक्ता या हमारे आपके जैसे उपभोक्ता है ना, वो जो जिस मूल्य पर खरीदते हैं उन मूल्यों में कितना परिवर्तन आ रहा है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा गणना की जाती है। आ गया समझ में? अब देखिए CPI में क्या क्या होता है? वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही शामिल होती है। और भारत में महंगाई को नापने के लिए या RBI के द्वारा महंगाई को नियंत्रण करने के लिए इसी सूचकांक का इस्तेमाल होता है। यानी महंगाई मतलब क्या? अगर भारत सरकार के लिए महंगाई मतलब क्या, तो वो कहेंगे CPI के आधार पर जो महंगाई है। RBI ये कहती है महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब CPI बढ़ रहा है, क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। तो भारत में नीति निर्माण के लिए इस सूचकांक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही शामिल होती हैं, और ये उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से जो मूल्य परिवर्तन है वो इसी सूचकांक के माध्यम से दिखाई देता है। आ गया समझ में? चलिए अब ये क्या है? प्रतिमाह तैयार किया जाता है, और ये होता है 4 प्रकार का। CPI कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। हमने पढ़ लिया था WPI होता है केवल एक ही प्रकार का। कितने प्रकार का? केवल एक प्रकार का। और प्रतिमाह जारी किया जाता है, और उसमें केवल और केवल वस्तुएं शामिल होती है। क्या शामिल होती है? केवल और केवल वस्तुएं शामिल होती है, और सेवाएं शामिल उसमें नहीं की जाती। अब आप देखो CPI, तो CPI क्या है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले है औद्योगिक श्रमिकों हेतु CPI, फिर आएगा कृषि श्रमिकों हेतु CPI, फिर है ग्रामीण श्रमिकों हेतु CPI, फिर उसके बाद में है एक संयुक्त, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए एक संयुक्त CPI। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो श्रमिकों के लिए है ना, श्रमिक श्रमिक श्रमिक, इन तीनों प्रकार के जो CPI हैं दोस्तों, इनकी गणना की जाती है श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। ठीक है, इन तीनों की गणना किसके द्वारा की जाती है? श्रम ब्यूरो के द्वारा। इन तीनों की जो गणना होती है वो श्रम ब्यूरो के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो देखिए CPI कितने 4 प्रकार का होता है, और जो ये 3 प्रकार हैं जहां श्रमिक श्रमिक आपको दिख रहा है, इन तीनों प्रकारों में जो गणना होगी वो होगी श्रम ब्यूरो। और श्रम ब्यूरो कहां स्थित है? शिमला में, इन्हीं के द्वारा गणना होगी। और जो चौथा है जो संयुक्त है उसकी गणना होती है दोस्तों NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। आ गया समझ में? तो आपको ध्यान रखना है WPI एक प्रकार का होता है, प्रतिमाह जारी किया जाता है और उसमें सेवाएं शामिल नहीं है, जबकि CPI 4 प्रकार का होता है, प्रतिमाह जारी किया जाता है और वो 4 प्रकार का होता है, सेवाएं और वस्तुएं दोनों इसमें शामिल होती हैं। जारी कौन कौन करता है? देखिए श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है 3 प्रकार के आंकड़े, और जो एक आंकड़ा है वो NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि औद्योगिक मजदूरों हेतु जो CPI होता है ना, वो देश भर में 88 केंद्रों से कलेक्ट किया जाता है। यानी जो ये NSO है, ये जो श्रम ब्यूरो हमने पढ़ा, श्रम ब्यूरो क्या है कि इसने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि ये 88 जगह है, यहां पर जाकर हम डेटा इकट्ठा करेंगे और फिर उससे CPI IW या औद्योगिक मजदूरों हेतु CPI ये हम बनाएंगे।
तो इसके लिए 88 केंद्र बना रखे हैं पूरे देश में। और हमारे राजस्थान में कितने केंद्र बना रखे हैं? 3 केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान में कितने केंद्र बना रखे हैं? 3 केंद्र। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जयपुर, उसके बाद में भीलवाड़ा, और पहले हुआ करता था दोस्तों अजमेर, उसकी जगह आप किसको शामिल किया? अलवर। तो देखिए आप यहां से कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि औद्योगिक मजदूरों के लिए डेटा इकट्ठा करना है कि औद्योगिक मजदूरों को महंगाई कितना सामना करना पड़ रहा है या उनके लिए महंगाई का स्तर क्या है। तो जहां जहां उद्योगों का ज्यादा विकास है ना, उन्हीं हम जिलों को शामिल करेंगे। तो अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो उद्योग इन्हीं तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, पहले अजमेर था लेकिन अब इसको अलवर शामिल कर लिया गया है। वापस एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर डब्ल्यूपीआई की हम बात करें तो इसका आधार वर्ष देखिए 1999 2000, और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो ये 3 प्रकार के जो हमारे पास आंकड़े जारी होते हैं राजस्थान के अंदर, उनमें से 2 प्रकार के मैंने आपको बताया। ये तो है औद्योगिक श्रमिकों का है, औद्योगिक श्रमिकों का है ये, और ये है कृषि मजदूरों का। ठीक है, ये दोनों ही डेटा किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किए जाते हैं। और राजस्थान के लिए भी जो सीपीआई की गणना है वो एनएसओ दिल्ली के माध्यम से ही होती है। आ गया समझ में आपको? ये आपको आराम से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इनकी तुलना भी हम कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे और भारत के मध्य जो आंकड़े हैं उनकी हम तुलना कर लेंगे। तो ये तुलना आप आराम से देख सकते हैं और आराम से इसे कर लें, इसमें कोई समझने की कोई ज्यादा विशेष चीज नहीं है। और आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से सारणी दी हुई है। इस क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, दशकीय वृद्धि दर, घनत्व है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, और ये सारी चीजें आप आराम से इनको आप सर्वे के अंदर भी देख सकते हैं। और आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर भी आप जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलें आगे। तो चलिए, तो जो हमारा पहला टॉपिक था, जो अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य जो हमने देखा था, तो उसमें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने आराम से देख ली कौन कौन सी थी। और आप जब आर्थिक समीक्षा में देखेंगे तो आपको लगभग यही चीज मिलेगी, इसके अलावा शायद ही कोई फैक्ट इसमें से छूटा हुआ है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्री और मेंस के लिए, और वो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो कृषि और संबंध क्षेत्र आर्थिक समीक्षा के अंदर दूसरा टॉपिक है, दूसरा लेसन है। पहला हमारा लेसन पूरा हो चुका है और दूसरा लेसन है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो करिए शुरुआत। चलिए दोस्तों करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कौन कौन से क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें देखिए जो फसलों का उत्पादन होता है वो इसके अंदर शामिल होता है, पशुपालन इसमें शामिल होता है, वानिकी इसमें शामिल होती है, और मत्स्य पालन जो है, ये चारों चीजें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अंदर शामिल की जाती है। ठीक है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अंदर ये चारों चीजें शामिल की जाती है। अब कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, इसमें कहा गया है, जो हम भूगोल के अंदर पढ़ते भी हैं, कि राजस्थान की कृषि मूल रूप से मानसून के ऊपर निर्भर करती है। और एक समस्या हमारे साथ क्या है कि राजस्थान की जो अवस्थिति है, अगर आप भारत के मैप के अंदर राजस्थान राज्य को देखेंगे तो ये है उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित होने की वजह से यहाँ मानसून सबसे लेट पहुंचता है और सबसे पहले वापस चला जाता है। ठीक है, सबसे लेट पहुंचेगा मानसून और सबसे पहले वापस जाएगा। एक तो ये नुकसान हो गया कि अवधि बहुत कम है, एक तो सबसे लेट आएगा और सबसे पहले चला जाएगा, तो सबसे कम टाइम में रहेगा। दूसरा क्या है, जब हमारे पास सबसे लास्ट में आता है तो जो नमी होती है हवाओं की वो बहुत कम हो जाती है, तो हमारे तक आते आते मानसून की जो वर्षा होती है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है कि राजस्थान में कृषि है, वर्षा पर आधारित है, मानसून की अवधि हमारे बहुत कम है। राजस्थान में मानसून क्या होता है, विलंब से आता है और जल्दी वापस चला जाता है, विलंब से आता है और जल्दी वापस चला जाता है। इस कारण हमारे यहाँ अपर्याप्त वर्षा होती है, कम होती है और अनिश्चित होती है। कभी कभी तो बाढ़ आ जाती है और कभी कभी हमारे यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। भूमि का जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। इसके बावजूद भी राजस्थान में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आपको पता है कृषि और संबद्ध क्षेत्र हमारी स्टेट जीडीपी में सेकंड नंबर पर महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। सबसे ज्यादा योगदान तो सेवा क्षेत्र करता है और उसके बाद में कृषि क्षेत्र योगदान करता है। आ गया समझ में? तो ये एग्जैक्ट आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, तो हमें इनको चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक बार ये फैक्ट देख लेते हैं, पिछली बार टेबल में भी हमने देख ली थी कि कृषि क्षेत्र का हमारे स्टेट जीडीपी के अंदर कितना कितना योगदान है, कितना कितना योगदान है हमारे स्टेट जीडीपी में कृषि क्षेत्र का। तो परसेंट वाइज देखें तो स्थिर मूल्यों पर तो 28.5% है और प्रचलित मूल्यों पर लगभग 29% है।
और पिछले वर्ष के मुकाबले कितना है, देखिए 5.22% वृद्धि दर है। और मैं आपको बताऊं ये पूरे देश के मुकाबले एक बहुत अच्छी वृद्धि दर है। देश में वृद्धि दर तो 4% से भी कम रही है, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर कृषि के अंदर जो वृद्धि हुई है वो लगभग 5.22% है, जो एक बहुत अच्छी कृषि वृद्धि दर मानी जाती है सरकार के द्वारा। अगर इसे हम अगर पैसों में देखें तो 2.09 लाख करोड़ रुपए का योगदान होता है हमारी जीडीपी में इस कृषि और संबद्ध क्षेत्र का। इसके बाद में वार्षिक वृद्धि दर अगर हम देखें तो वो भी हमारी बहुत अच्छी है, लगभग 7.5% की वार्षिक वृद्धि दर राजस्थान में पिछले लगभग 5 सालों के ड्यूरेशन के अंदर रही है। आ गया समझ में। और ये प्रचलित मूल्यों के आधार पर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये डेटा, इन्हें हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे। तो देखिए यहां पर हमने और अच्छे से इसको, ये जो ये मैप है ना, ये जो पूरा का पूरा चित्र है, ये तो आर्थिक समीक्षा में आपने देखा भी होगा, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए हमने ये पढ़ा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, इसका मतलब है कि कृषि के अलावा उसमें हमने वानिकी पढ़ ली, पशुपालन पढ़ लिया, और उसके बाद में उसमें मत्स्य पालन भी है और एक फसल भी है। तो 4-5 चीजें आती हैं कृषि के अंदर। तो उनका कितना कितना योगदान है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान कितना है, 28.5% है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र के अंदर इसके जो अलग कंपोनेंट है छोटे छोटे, जैसे कृषि के अंदर फसल का उत्पादन है, दूसरा पशुपालन है, तीसरा मत्स्य पालन है, चौथा वानिकी है। तो इनका योगदान कितना कितना है तो वो हम देखते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चलती है। देखिए कृषि क्षेत्र का हम अगर क्षेत्रवार योगदान देखें तो हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान करता है वो है पशुपालन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका नाम कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र और संबद्ध क्रियाएं हैं, लेकिन जब आप इसकी जीडीपी की बात करोगे तो कृषि क्षेत्र के अंदर इसका उपविभाजन हम करेंगे तो सबसे पहले या सबसे बड़ा योगदान जो दिया जाता है वो दिया जाता है पशुधन के द्वारा। लगभग 46% का योगदान जो हमारा कृषि क्षेत्र है, इसके कुल योगदान का 46% तो अकेला पशुधन देता है। और उसके बाद में आता है फसल क्षेत्र, वो भी लगभग 46% है। लेकिन आप देखोगे कि ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए पशुधन सबसे ज्यादा, फसल क्षेत्र उससे कम, वानिकी उससे कम, और मत्स्य क्षेत्र तो 1% से भी कम है। आ गया समझ में। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र के अंदर इसके उप क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है, तो वो भी हमें याद होना चाहिए। हमें ये भी याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, पशुधन। और पशुधन में क्या आता है, मेनली तो आता है देखिए दूध, उसके साथ साथ अंडे, और उसके बाद में मांस और चमड़ा, ये सारी चीजें मिलके इसको स्थापित करती है, और इसका योगदान है 46.41%। इस मैप में भी आप देख सकते हो 46.41%, सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। इसके बाद में ये फसलों का उत्पादन का योगदान। ठीक है, आ गया समझ में। चले आगे। चलिए इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण डेटा है, वो ये कहता है कि भू उपयोग राजस्थान में कैसे कैसे होता है, यानी जो हमारी पूरी भूमि है राजस्थान की, उसका उपयोग कैसे कैसे हो रहा है, उसमें से बंजर भूमि कितनी है, उसमें से कृषि योग्य भूमि कितनी है, उसमें से ऐसी भूमि कितनी है जिस पर 1 साल छोड़ के उस पर बाद में फसल होती है। तो इस तरह से इसका वर्गीकरण किया हुआ है, और ये मैप भी आपको आर्थिक समीक्षा में मिलेगा, और हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा ये जो 52% जमीन है ये कौन सी होगी, तो ये होगी बोया गया क्षेत्रफल, यानी जिस पर हम फसलों की बुआई कर सकते हैं, तो वो क्षेत्र ही राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और वो कितना है, लगभग 52.34%। उसके बाद में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है बंजर भूमि। तो राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है, लगभग 11%। राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है, लगभग 11%। तो ये दो चीज तो आपको याद ही रखना है कि फसल योग्य या बोया गया क्षेत्र है लगभग 52.5%, बंजर भूमि है लगभग 11%, वानिकी यानी वन है लगभग 8.8% पर, और कृषि के अयोग्य या ऊसर भूमि कितनी है, लगभग 7%, और चारागाह गोचर भूमि लगभग 4.46%। ठीक है, ये भी डेटा हमें याद रखना है, और ये इसी फॉर्मेट के अंदर ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए इसके बाद में हमें ये देखना है कि जोत धारक कितने कितने हैं, यानी जो क्षेत्रफल है, जोत का मतलब होता है कि कितना कितना क्षेत्रफल किस किस के द्वारा एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, वो होता है जोत धारक। जोत धारक का मतलब क्या होता है कि कितनी कितनी जमीन का मालिक या स्वामित्व धारण किया गया है। ठीक है, वो होता है जोत धारिता या लैंड होल्डिंग। अब देखिए सबसे पहले ये जो डेटा आता है ये कहां से आता है, ये आता है कृषि गणना से। कृषि गणना, और कृषि गणना राजस्थान के अंदर हर 5 साल में आयोजित होती है, और वो आयोजित होती है कृषि मंत्रालय के द्वारा। कृषि मंत्रालय हर 5 वर्ष के अंतराल पर गणना करवाता है कृषि की। अंतिम जनगणना हुई थी, हमारे कृषि गणना हुई थी 2015-16 में,
और उसके बाद में कोरोना की वजह से ये अब 2022 से शुरू हुई है, तो 2022 से कृषि गणना का काम शुरू हो गया है। तो हो सकता है अगले साल तक डेटा आर्थिक समीक्षा में चेंज होकर आ जाए, लेकिन अभी तक ये लेटेस्ट डेटा है और इसी के आधार पर आपका पेपर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो कुल जो भूमि जोत है, कुल भूमि जोतें कितनी है, यानी कितने लोग हैं जिनके पास जमीन है, जिनके नाम पे जमीन है, तो लगभग 68.88 लाख लोग थे। और उसके बाद में इनकी संख्या और बढ़ गई, अब है 76.55 लाख लोग। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 11% वृद्धि हुई है लोगों के अंदर। कि कितने लोगों के जमीन नाम है ये इससे पता चल जाता है। लगभग यहाँ 70 लाख थे और अब यहाँ पे 76.5 लाख। आ गया समझ में? अब इसको और अच्छे से विस्तार से देखेंगे तो देखिए कितने कितने, अब हम देखेंगे कि भाई कितनी कितनी जमीन एक्वायर की हुई है। भाई छोटे किसान कितने हैं, ऐसे किसान कितने हैं जिनके पास बड़ी जमीन है, ऐसे किसान कितने हैं जिनके पास बिल्कुल ही छोटी जमीन है, ऐसे किसान कितने हैं जिनके पास बड़ी जमीन है। तो ये भी हम परसेंट वाइज डेटा देखेंगे जो आर्थिक समीक्षा के अंदर ही दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम किसानों की 5 कैटेगरियां बनाएंगे और सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी वो है सीमांत किसान। सीमांत किसान किसे कहा जाता है? जिसके पास कुल जमीन 1 हेक्टेयर से भी कम हो, जिसके पास कुल जमीन हो 1 हेक्टेयर से भी कम। और फिर है लघु किसान, तो जिसके पास जमीन हो 1 से 2 हेक्टेयर। फिर है अर्ध मध्यम किसान, वो ऐसा किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक जमीन हो। फिर है मध्यम जोत धारक या मध्यम किसान, कौन सा है? 4 से 10 हेक्टेयर। और वृहद जोत या बड़ी जोत वाला किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन हो। तो इस तरह से हम 5 भागों में इनको बांट सकते हैं दोस्तों, किसानों को या जोत धारकों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किसान किस श्रेणी के हैं या सबसे ज्यादा जोत धारक किस श्रेणी के हैं, तो वो है सीमांत किसान। इनके पास लगभग 40% लैंड होल्डिंग है, यानी कुल भूमि का लगभग 40% तो ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम है। और इन्हीं में ही सर्वाधिक वृद्धि भी हो रही है। इन्हीं में कितनी हो रही है? सर्वाधिक वृद्धि। और जो बड़ी जोतें हैं उनमें सबसे ज्यादा कमी होती जा रही है, क्योंकि उनका विभाजन होता जा रहा है ना। जैसे पिता के पास मान लीजिए 10 हेक्टेयर जमीन है या 20 हेक्टेयर जमीन है, उसके 2 पुत्र हो गए, उन दोनों पुत्रों की आएगी 10-10 हेक्टेयर की जमीन। अब उन 2 पुत्रों के भी 2-2 पुत्र हो गए तो उनके 5-5 हेक्टेयर जमीन आएगी। तो पहले जहां वो किसान वृहद जोत की कैटेगरी में आ रहा था, अब वो धीरे धीरे किस कैटेगरी में आ गया? मध्यम जोत में। फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें, और लास्ट में इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो जब जोतों का विभाजन होता जाता है तो फिर जो जोतों का आकार है वो कम होता जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर ये लैंड होल्डिंग्स है। और आपको याद रखना है, प्रश्न हमारे यहाँ पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस श्रेणी के जोत सर्वाधिक हैं, या राजस्थान में सीमांत किसानों का परसेंटेज कितना है। तो ये आप आराम से याद कर लें और फैक्ट भी याद करें कि सबसे ज्यादा वृद्धि इसी में ही हो रही है और सबसे ज्यादा कमी इसी में ही हो रही है। आ गया समझ में? अब देखिए हमारे औसत आकार कितना है जोत का, कि अगर हम पूरे जोत धारक हैं उनका भाग लगा दें पूरे के पूरे हमारे क्षेत्रफल के अंदर, तो आता है 2.73 हेक्टेयर। तो ये औसत आकार है जोतों का। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है बड़े आकार की भू जोतों में लगभग 11% की कमी आई है। मैंने बताया ना ये कमी क्यों आई है? क्योंकि संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और संपत्ति का वितरण होता है। आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं कि महिला किसान कितनी है, या ऐसी व्यक्ति या ऐसी महिलाएं जिनके नाम से जमीन है उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए पहले 2010-11 की अगर हम बात करें तो महिलाओं की संख्या थी 5.46 लाख, इनके पास इनके नाम से जमीन है। लेकिन अगर हम 2015-16 की गणना की बात करें तो ये संख्या बढ़ के हो गई 7.75 लाख, यानी कि 42% की वृद्धि। ठीक है, 42% की वृद्धि हो गई इनकी संख्या में, और क्षेत्रफल में हो गई 24% की वृद्धि। ये डेटा भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए अब हम देखते हैं मानसून के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं जो आर्थिक समीक्षा के अंदर दी हुई है, वो चीजें भी हम आराम से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान में मानसून के आने की तिथि क्या है? तो आर्थिक समीक्षा में तिथि दी हुई है 15 जून। तो ये आप आराम से याद करें। सबसे ज्यादा बारिश हमारे जुलाई महीने के अंदर होती है। सबसे ज्यादा बारिश जो हमारे राजस्थान में होती है, आपको पता है मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाली खाड़ी की शाखा। तो इन दोनों ही शाखाओं से हमारे मानसून की बारिश होती है। मानसून वापस कब लौटता है? मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब है मानसून वापस कब लौटेगा, तो वो अक्टूबर और नवंबर महीने में मानसून वापस लौटता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा विषमता यानी जो मानसून का अंतर है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? कि वो है जैसलमेर में। अब ये कैसे निकालते हैं विषमता? कि मान लीजिए एक साल में तो क्या होता है, जैसलमेर में बाढ़ आ जाती है और दूसरे साल बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा का अंतर है या जो विषमता है वो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर के अंदर।
सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है दोस्तों? माउंट आबू और झालावाड़, दो जगह हैं। अगर जगह पूछे तो माउंट आबू, जिला पूछे तो झालावाड़। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो वो होती है 57 सेंटीमीटर। ये सारे डेटा आर्थिक समीक्षा के हैं, इंपोर्टेंट है, आप याद करें। और राजस्थान में औसत बरसात कितने दिन होती है? लगभग 29 दिन। तो 29 दिन हमारी बारिश होती है औसतन, और आप पूरे डेटा आराम से याद कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे फसलों का उत्पादन कैसे कैसे होता है हमारे राजस्थान के अंदर। हम सभी को पता है फसलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। लेकिन राजस्थान में जो फसलों का उत्पादन होता है वो 2 ही प्रमुख फसलों का उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। 2 ही फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब देखिए, आप ये जो सारणी देख रहे होंगे, आप ये कह रहे होंगे इसको याद कौन करेगा और इसको याद कैसे करेंगे? तो आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है। जो इस सारणी में से काम की चीज है और जिसमें से प्रश्न बन सकता है, वही चीज हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अनाज। ठीक है, उसके बाद में है दलहन, और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है दोस्तों? खाद्यान्न। तो जब भी अगर हमसे पूछा जाए कि खाद्यान्न का मतलब क्या है, तो खाद्यान्न का मतलब हो गया अनाज प्लस दालें। क्या है? अनाज प्लस दालें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है। तो और प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान में खरीफ की फसलों का ज्यादा उत्पादन होता है या रबी की फसलों का ज्यादा उत्पादन होता है? तो हम देखेंगे, तो राजस्थान के अंदर ये देखिए दोनों डेटा है। राजस्थान में खरीफ की फसलों का उत्पादन होता है 77.84 लाख मैट्रिक टन, और रबी की फसल का उत्पादन होता है 128.73 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, तो ये दोनों डेटा हमें याद रखने हैं। इससे क्या निकल के आया कि राजस्थान में रबी की फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। आ गया समझ में? इसी तरह से हम देखेंगे दालों का, हम देख लेंगे कि रबी का ज्यादा उत्पादन हो रहा है या खरीफ का ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो यहां भी सेम डेटा आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान में चाहे आप खाद्यान्नों की बात कर लो, चाहे आप दलहनों की बात कर लो, दोनों में ही रबी की फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। अब इन दोनों को जोड़ लो, रबी और खरीफ, इन दोनों को जोड़ लो, अनाज और दलहन दोनों को हम जोड़ेंगे तो भी आप देखोगे कि इसमें भी रबी की फसलों का उत्पादन ही ज्यादा होगा। ठीक है, रबी की फसलों का उत्पादन ही ज्यादा होगा। ये रबी की है और ये खरीफ की है, तो रबी की फसलों का उत्पादन ही ज्यादा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं तिलहनों की, यानी ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। तिलहन जैसे हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया। इन फसलों की अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो इनमें दोस्तों खरीफ और रबी वही 2 भागों में बांट सकते हैं। और खरीफ और रबी में से यहां भी रबी की फसल ही ज्यादा उत्पादन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन रबी की फसल में ज्यादा होता है, राजस्थान में दलहनों का उत्पादन रबी के समय ज्यादा होता है, राजस्थान में तिलहन फसलों का उत्पादन रबी के समय ज्यादा होता है। तो हर समय रबी की फसल ही हमारे ज्यादा उत्पादित होती है। तो आ गया समझ में? इस टेबल में से यही प्रश्न बन सकते हैं जो हमने अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब कुछ और डेटा लिखे हुए हैं कि राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन कितना कितना है। और खाद्यान्न का मतलब मैंने बताया अनाज और दालें दोनों ही खाद्यान्नों के अंदर शामिल की जाती हैं। तो 2021-22 में था 231 लाख मैट्रिक टन, 2022-23 में लगभग 254 लाख मैट्रिक टन, और इसमें वृद्धि होती है दोस्तों 9.71% की। ठीक है, और फिर यहां पर ये डेटा मैंने वापस लिख दिया ताकि आपको याद रह जाए कि हमारे प्रदेश के अंदर खरीफ और रबी में से ज्यादा उत्पादन रबी के समय ही होता है। रबी के समय ही ज्यादा उत्पादन होता है, जिसमें अनाज का उत्पादन 206 लाख मैट्रिक टन और दलहनों का उत्पादन 47 लाख मैट्रिक टन होता है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा विस्तार से यहां लिखा हुआ है, पिछले टेबल में भी ये दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें राजस्थान का पहला, दूसरा या तीसरा स्थान है। तो ये भी आर्थिक समीक्षा के अंदर दिया हुआ है। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का है पहला स्थान, सरसों उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान, पोषक अनाजों में राजस्थान का पहला स्थान, कुल तिलहनों की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान है कुल तेल उत्पादन करने वाली फसलों के अंदर, कुल दलहनों की बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान, कुल अगर मूंगफली की बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान, चने की अगर बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान, ज्वार की बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान, सोयाबीन की बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान, और ग्वार की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान। तो ये भी आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कृषि बजट। आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर राजस्थान ही वो पहला प्रदेश है जिसके अंदर अलग से कृषि बजट पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर 22-23 में, वर्ष 2022-23 के अंदर पहली बार अलग से कृषि बजट जारी किया गया। और उसकी थीम क्या थी? पहले तो आप याद रखोगे 2022-23,
सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि 2022-23 में पहली बार हमने अलग से कृषि बजट पेश किया है। ठीक है, आगे समझ में, पहली बार। दूसरा क्या है, इसकी थीम क्या थी, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, ये इसकी थीम थी। इसकी थीम क्या थी, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। आ गया समझ में। अब देखिए इस बजट के माध्यम से किस किस मद पर कितना कितना जो व्यय है वो आवंटित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा पैसे आवंटित किए गए हैं कृषि अनुदान को, तो अनुदान को कितना है, लगभग 37%। दूसरा है कृषि साख, यानी जो लोन देते हैं कृषि क्षेत्रों में, वो उसको भी पैसे बहुत ज्यादा अलॉट किए गए हैं। फिर तीसरा है आधारभूत संरचना के विकास में। तो ये टॉप 3 जो आवंटन है ये आपको याद रहने चाहिए, ये हमसे सीधा पूछा जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखिए कृषि बजट कि कब से शुरू हुआ, 2022-23 से शुरू हुआ। इसकी थीम क्या है, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। और कौन से 3 जो हैं मदें जिनमें सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया है, तो वो है कृषि अनुदान, कृषि साख, आधारभूत संरचना विकास। यही यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर आप तापमान, वर्षा और वनस्पति तीनों ही एक समान पाई जाती है। ठीक है, तापमान, मृदा और फसलों का वितरण, ये तीनों ही एक जैसी पाई जाती है, या हम कहें कि वनस्पति। ठीक है, वनस्पति भी एक समान पाई जाती है। तो ये 3 मुख्य कारक होते हैं दोस्तों, जो भी किसी भी क्षेत्र को एक जलवायु क्षेत्र के अंदर बांटते हैं। ठीक है, तो एक समान जलवायु होगी, वहां पर एक समान ही फसलों का भी उत्पादन होगा, और वहां पर जो कृषि जो जीडीपी है वो भी एक समान ही होगी। तो हम अगर इन तीनों आधारों पर पूरे राजस्थान को बांटे तो राजस्थान में 10 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो उत्तर होगा 10। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 10। और देखिए 10 के 10 की लिस्ट दी हुई है आर्थिक समीक्षा के अंदर, और इसको हमें अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से वो 10 जलवायु प्रदेश हैं, और उनके अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं मुख्य रूप से, और उनके अंदर फसलें कौन कौन सी होती। ठीक है, तो जिले तो आप आराम से याद कर लोगे, वैसे तो नए जिले भी ऐड हो गए, लेकिन आर्थिक समीक्षा में यही है ना, तो यही पूछा जाएगा आपसे। तो जिले तो नॉर्मल ही है कि जैसे बाड़मेर और जोधपुर दोनों पास पास है तो वही जिले इसमें शामिल होंगे। फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों पास पास है, वही शामिल होंगे। फिर बीकानेर, जैसलमेर और चूरू ये पास पास है तो यही शामिल होंगे। तो इस तरह से जिले तो आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि पास पास है तो वही इसमें शामिल होंगे। तो ये 10 क्षेत्र हैं, आपको याद करना है, जिले भी इसमें याद करने और इसमें फसलें भी आपको याद करनी। ठीक है, चलिए इसका दूसरा भाग हम पढ़ना शुरू करते हैं, कृषि और जलवायु क्षेत्र का दूसरा भाग। तो ये 3 भाग के अंदर है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसमें प्रश्न भी आते हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो पहला भाग हमने पूरा कर लिया है और दूसरा भाग हम अपना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आप सभी के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस सेक्शन के अंदर कि जो राजस्थान का कृषि विभाग है, जो कृषि मंत्रालय या विभाग है, उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जो किसानों के कल्याण के लिए संचालित है, जिनका उद्देश्य किसानों का कल्याण करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है वो है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर है ना अलग से योजनाओं को पढ़ाया है, और उन योजनाओं को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, मैं यहां भी आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको किसी योजना के बारे में जानना हो तो आप सबसे पहले तो उसका नाम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आप उसका नाम अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो लगभग लगभग आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सरकार के द्वारा ये योजना लागू क्यों की गई है, या इस योजना को लागू करने का मकसद क्या है। ठीक है, तो पहली महत्वपूर्ण योजना क्या है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का नाम आते इसका मतलब है कि राजस्थान सरकार की योजना है। ठीक है, अगर यहां लिखा हुआ था प्रधानमंत्री तो इसका मतलब है ये केंद्र सरकार की योजना है। इतना आप समझ गए कि जिस योजना के आगे मुख्यमंत्री लिखा हुआ है वो राजस्थान सरकार की योजना है, जिस योजना में प्रधानमंत्री लिखा होगा वो भारत सरकार की योजना है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, यानी बीज के मामले में स्वावलंबी बनाने के लिए योजना लागू की गई है। अब हम पढ़ लेते हैं आगे योजना में क्या है। इस योजना का मकसद यही है कि किसानों को बीजों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े, वो अच्छी गुणवत्ता के बीज अपने आसपास ही उत्पादित कर पाए, बस यही उद्देश्य है इस योजना का। तो स्वावलंबन यानी अपने ऊपर ही निर्भर करो, दूसरे के ऊपर निर्भरता खत्म कर दो। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि किसानों को स्वयं के खेतों में ही अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण को बढ़ावा देना, इसी योजना का मकसद यही है।
ये योजना पूरे के पूरे 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू की जा चुकी है। हमने पढ़ लिया कि पूरे राजस्थान को हम 10 कृषि जलवायु खंडों के अंदर बांट सकते हैं और उन्हीं पूरे के पूरे 10 क्षेत्रों के अंदर ये योजना लागू की जा रही है। और इसमें कौन कौन सी है? मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द की जो दाल है, उनकी जो अच्छी किस्में हैं उनके बीजों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। और अच्छी किस्म कौन सी हो कि 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो बीज 10 साल से ज्यादा पुराना है, 10 वर्ष से ज्यादा जो पुराना बीज है, उसे इस योजना के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। यानी 10 साल से कम ही वो पुराना होना चाहिए, तभी उसे इस योजना के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण योजना है बीज मिनी किट। देखिए, गांव में क्या होता है कि हम परंपरागत रूप से जो बीज हम बोते हैं उन्हीं को फिर अगले साल भी काम में ले लेते हैं, फिर उसके अगले साल भी काम में ले लेते हैं। तो गांव में क्या होता है कि जो नए अच्छे बीज आ रहे हैं ना, वो किसान ये सोचते हैं कि अगर हम इसकी बुआई करेंगे और उत्पादन नहीं होगा तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस डर की वजह से वो नए नए बीजों की बुआई नहीं करते और पुराने बीजों को ही वापस बोते रहते हैं, और इस वजह से उत्पादन भी नहीं हो पाता। तो उनका ये डर दूर हो जाए और वो एक प्रयोग करके देख सके, इसके लिए सरकार क्या करती है कि निशुल्क बीज मिनी किट उपलब्ध करवाती है। मतलब एक छोटा सा किट, मतलब कि बहुत कम मात्रा में बीज, थोड़े थोड़े बीज उपलब्ध करवाएगी सरकार। और वो किसे उपलब्ध करवाएगी? जो महिला किसान है। तो महिला किसानों को निशुल्क बीज के छोटी मात्रा में उपलब्ध करवाया जाना, ताकि वो उसको प्रयोग के तौर पर, एक प्रायोगिक तौर पर बुआई करके देख सके, और अगर उत्पादन अच्छा होगा तो अगली बार किसान तो यही बीज खरीद के लाएगा। तो इसीलिए सरकार ये चाहती है कि अच्छी किस्म के बीज का प्रोत्साहन मिले और इनका उपयोग ज्यादा बढ़े। इसलिए महिला किसानों को निःशुल्क मिनी बीज किट दिए जा रहे हैं, और इस योजना का नाम क्या है? बीज मिनी किट। इसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी हमारे जो फसलें होती है उनके अंदर हमें एनपीके, ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये एनपीके हम इन्हें कहते हैं, जिसमें यूरिया, पोटेशियम और फास्फेट तीनों ही तीनों सूक्ष्म तत्वों के रूप में इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इन तीनों तत्वों का एक मिनी किट बना के सरकार के द्वारा 90% अनुदान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है किसानों को, ताकि वो फसलों के अंदर इनका छिड़काव करे और उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता। अब देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, आप सब जानते होंगे कि ऐसी फार्मिंग जिसमें कीटनाशकों का और जो ये खाद होते हैं, इन खाद जो इनऑर्गेनिक खाद होती है, जैसे यूरिया जो आता है कट्टे के अंदर, तो इन खादों का और जो दवाइयां छिड़कते हैं उनका उपयोग न्यूनतम हो या बिल्कुल नहीं हो। इस तरह की खेती क्या होती है? ऑर्गेनिक खेती कहलाती है। सरकार इस तरह की खेती को प्रोत्साहन दे रही है, और इसके लिए सरकार क्या क्या करती है कि हर साल जो जैविक खेती को अपनाने वाले 3 किसान हैं उनको राज्य स्तर पर लाभान्वित किया जाता है, यानी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। और अब तक 2015-16 से लेकर 21-22 तक 21 किसानों को सम्मानित किया जा चुका है। और इसे मिलते कितने रुपए हैं? देखिए, 1 लाख रुपए की सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, कि उन्हें पुरस्कृत किया जाता है ताकि और किसान भी उन्हें देख के और मोटिवेट हो पाए। ठीक है, हर साल 3 किसानों को लाभान्वित किया जाता है और 1 लाख रुपए की राशि प्रत्येक किसान को दी जाती है। इसके बाद में सरकार की एक और योजना है तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान। तारबंदी हेतु फसल सुरक्षा हेतु अनुदान। अब गांवों के अंदर आप सभी को पता है, जो आवारा पशु होते हैं ना, वो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो सरकार ने यह फैसला किया कि अगर किसान अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करेगा तो सरकार के द्वारा उसे सहायता दी जाएगी, ताकि जो आवारा पशु हैं वो उनकी फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। और इसके लिए सरकार कितनी सहायता देती है? देखिए, किसी किसको मिलेगी? लघु और सीमांत किसान को। ये हमने अभी अच्छी तरह पढ़ लिया कि लघु और सीमांत किसान किसे कहते हैं। उन किसानों को ये सहायता मिलेगी। और कितनी मिलेगी? देखिए, उनकी लागत का 60% मिल जाएगा, या फिर 48,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा ना, वो राशि उनको मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों अच्छी योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आप पढ़िए। इसके अलावा सरकार के द्वारा क्या हो रहा है, हर ग्राम पंचायत के अंदर महिला किसानों को 1 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें 3,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 30 महिलाओं को चयन किया जाएगा, 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाएगा, और 3,000 रुपए उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है, जो 11th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं, वहां पर भी महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए या छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अलग अलग स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। देखो, अगर उच्च माध्यमिक यानी 12वीं में अगर बच्ची पढ़ रही है, कोई छात्रा 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके पढ़ रही है, तो उसे 5,000 रुपए की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगर वो
स्नातक या स्नातकोत्तर यानी यूजी या पीजी के अंदर है तो 12,000 रुपए मिलेंगे। पीएचडी कर रही है तो 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि राजस्थान सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, और जो भूमिहीन श्रमिक हैं यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास कृषि तो है नहीं, अब गांव में आप देखते ही हो कि एक ऐसा वर्ग होता है जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती और वो बेचारे दूसरों खेतों में जाके और मजदूरी का काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों को हम कहते हैं कृषि श्रमिक। तो कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए भी सरकार ने कहा है कि आप लोग हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदिए। ऐसे यंत्र जो हाथ से चलते हों, जिनमें डीजल पेट्रोल या ऐसा नहीं डलता हो, हाथ से चलने वाले जो कृषि यंत्र है वो आप खरीदिए और आपको उसके लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि भाई कितने रुपए का अनुदान है, तो 5,000 रुपए का अनुदान इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए NFSN नेशनल फूड सप्लीमेंट मिशन, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो पोषक तत्व होते हैं, जो खाने के अंदर जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ग्राह्य परीक्षण केंद्रों का संचालन। देखिए, ग्राह्य परीक्षण केंद्र क्या होते हैं, ये ऐसे केंद्र होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सिटीज में बने होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज है ना हमारी एग्रीकल्चर की, वहां पर ये बने हुए हैं और ये क्या काम करते हैं, जो रिसर्च हो रहा है या जो शोध हो रहा है, उस रिसर्च और शोध को या उस नई नई खोज को उसको किसानों तक लेकर जाने का जो काम करते हैं, वो काम ग्राह्य परीक्षण केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। आ गया समझ में? तो ग्राह्य परीक्षण केंद्र क्या होते हैं, ऐसे परीक्षण केंद्र जहां पर अनुसंधान या नवीन टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में चल ही रहा है। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई कब लागू हुआ, संसद का अधिनियम इसके लिए पारित हो रखा है, वो सारी चीजें हमने अलग से पढ़ रखी है। आर्थिक समीक्षा में क्या लिखा हुआ है कि ये योजना हमारे राजस्थान में 2007-8 से चल रही है। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें अनुपात कितना कितना है, तो इसमें 60% जो खर्च है वो देती है केंद्र सरकार और 40% जो खर्च है वो दी जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। आ गया समझ में? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू हुआ था और इसमें राज्य का और केंद्र का जो हिस्सा है वो कितना है, केंद्र तो देगा 60% खर्चा और राज्य के द्वारा 40% खर्चा दिया जाता है। आ गया समझ में? अब इस मिशन के तहत क्या हो रखा है, अलग अलग जिलों में अलग अलग फसलें का मतलब अलग अलग खाद्यान्नों का वितरण होता है। जैसे 5-7 जिलों के अंदर तो मिलेगा आपको गेहूं, फिर आप दूसरे जिलों में जाओगे वहां मिलेगा बाजरा, फिर कई जगह और दूसरे प्रकार के खाद्यान्न मिल रहा है। तो अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग मिलता है। जैसे गेहूं मिल रहा है 14 जिलों के अंदर, गेहूं कितने जिलों में मिल रहा है, 14 जिलों के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसे बढ़ाया और अब ये 33 जिलों के अंदर गेहूं मिल रहा है। इसके अलावा बात करोगे मोटे अनाज की, तो वो 5 जिलों के अंदर मिल रहा है, जो जौ है वो 7 जिलों के अंदर मिल रहा है और जो ज्वार है वो 10 जिलों के अंदर मिल रहा है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इस जो ये योजना है इसके तहत अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। बस ये आप फैक्ट याद रख लो, हर जिले का हर अनाज को याद रखना न तो पॉसिबल है न वो प्रैक्टिकली। तो आप ये ध्यान रखो कि इस योजना के तहत एक ही अनाज नहीं मिल रहा है, अलग अलग अनाज मिल रहे हैं, जिले वाइज अलग अलग अनाजों का वितरण किया जा रहा है, ये आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है एक और जो है, मैंने आपको बताया अभी हम जो मिशन पढ़ रहे थे नेशनल फूड सप्लीमेंट या इसमें ऐड करते हैं, उस मिशन के अंदर जो तिलहन है, तिलहनों का उत्पादन हो रहा है, उस तिलहनों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब देखिए, वृक्ष जनित तिलहन कौन से होते हैं, जैसे नॉर्मल हम देखते हैं जो मूंगफली होती है, मूंगफली में क्या होता है कि एक बार उस पेड़ की मूंगफलियां लग जाती है, फिर उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ठीक है, हम यही देखते हैं। लेकिन जो अलग प्रकार के तिलहन या वृक्ष जनित तिलहन कौन से होते हैं कि ये एक वृक्ष के ऊपर लगते हैं और उस वृक्ष पे 1 से ज्यादा साल तक वो वृक्ष उन तेल का उत्पादन करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए जैतून है, अब जैतून का बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पर वो फसल आती है, उसमें तेल निकाला जाता है, फिर अगले साल फिर आ जाती है। या आप देखिए नीम, देखिए ना, नीम का तेल हम निकालते हैं, हम नीम का पेड़ सबने देख रखा है, उस पर हर साल वो तेल निकालने के लिए वो छोटे छोटे लगते हैं, फिर उनका तेल निकाला जाता है, फिर अगले साल लगते हैं, फिर अगले साल लगते हैं। तो इस तरह से एक पेड़ पर ही कई साल तक उत्पादन होता है। तो इस प्रकार के जो तिलहन फसलें होती है उन्हें हम कहते हैं वृक्ष जनित तिलहन फसलें। ठीक है, तो वृक्ष जनित तिलहन फसलों के लिए कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में भी जो वित्त का पैटर्न है यानी जो खर्च है वो केंद्र सरकार देती है 60% और राज्य सरकार देती है 40%। ठीक है, केंद्र सरकार देती है 60% और राज्य सरकार कितना देती है, 40%। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में यही है और आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे से ही पेपर बन के लास्ट में आता है। तो इन दोनों चीजों को, दोनों रेशो को आपको ध्यान
रखना है। और इसके अंदर जो वृक्ष जनित तिलहन है, इसमें केवल और केवल 6 फसलों को या 6 प्रकार के तिलहनों को शामिल किया गया है, जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करुंजा और जट्रोफा। तो ये 6 प्रकार के इसमें वृक्ष जनित तिलहनों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और मिशन चलाया हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। इसमें राष्ट्रीय लगा हुआ है, इसका मतलब ये राज्य सरकार तो इंप्लीमेंट कर रही है और भारत सरकार के द्वारा भी इसमें सहायता दी जा रही है। ठीक है, अब इसमें भी जो आपसे पूछा जाएगा ना एग्जाम के अंदर, वो यही पूछा जाएगा कि भाई इसके अंदर खर्च का अनुपात कितना है। तो इसके अंदर खर्च का अनुपात वही 60-40 का अनुपात है, बस ये आपको याद करना है। और इसके तहत 4 उप मिशन भी चलाए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए, कृषि क्षेत्र के अंदर तकनीकी का विस्तार करने के मकसद से कि कृषि क्षेत्र के अंदर नवीन तकनीकों का लगातार हिस्सा बढ़े, किसानों को उचित तकनीक मिले और उस तकनीक के माध्यम से उत्पादन बढ़े, यही इस मिशन का उद्देश्य है। इस मिशन के अंदर जो वित्त का पैटर्न है वो है 60-40 का, यानी अगर इसमें अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो केंद्र सरकार 60 रुपए देगी और 40 रुपए राज्य सरकार को वहन करने पड़ेंगे। और 4 इसमें उप मिशन भी शामिल है, बस यही पूछा जाएगा, इसके अलावा इसमें से ज्यादा चांस नहीं है। इसके बाद में राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, इसमें से भी केवल आपको याद रखना है कि वित्त का पैटर्न क्या है। तो देखिए, लगभग जो आप कृषि की योजनाएं पढ़ोगे ना, उनमें पैटर्न यही मिलेगा आपको। कृषि वाली योजनाओं में तो आपको पैटर्न यही मिलेगा 60-40 का। और इसके तहत ये 3 उप मिशन है, बस इतना ही आएगा। देखिए, अभी हमारे एग्जाम 30 दिन बाद हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से हम पढ़ने बैठ गए या अननेसेसरी पढ़ने बैठ गए तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा और आप लोग दबाव में आएंगे। इसलिए जितने हमारे काम की चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केवल हमें वही पढ़नी चाहिए। और आप यकीन मानिए, प्रश्न हमारा इनसे बाहर नहीं जाएगा, यहीं पर इन्हीं में से हमारा प्रश्न आएगा। ठीक है, चले आगे। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? कि निवेश में वृद्धि हो, कि इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आए, नई मशीनें आए और जो निवेश है वो लगातार बढ़े। इस योजना के लिए भी जो वित्त का पैटर्न है वो है 60-40, यानी जो भी खर्चा होगा उसका 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आपको पता ही है कि कृषि के अंदर सिंचाई क्षेत्र की सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका नोडल विभाग कौन सा है। तो नोडल विभाग है उद्यानिकी विभाग। कौन सा है नोडल विभाग? उद्यानिकी विभाग। और वित्त का पैटर्न क्या है इसमें? 60-40, वही सेम पैटर्न है वित्त का, और उद्यानिकी विभाग इसमें काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बहुत हाईलाइट थी, बहुत चर्चा में थी, हमारी आर्थिक समीक्षा में भी है। अब नाम लिखा है प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब क्या है? ये योजना है केंद्र सरकार की। ये योजना किसकी है? केंद्र सरकार की। ये शुरू की गई थी दोस्तों खरीफ 2016 से। और इस योजना में क्या किया गया था? जो खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन फसलें और वाणिज्यिक या बागवानी फसलें, इन तीनों को ही शामिल किया गया था। यानी हर प्रकार की फसलों को इसके अंदर शामिल किया गया। इसमें खाद्यान्न फसलें भी हैं, इसमें तिलहन फसलें भी हैं, और तीसरा इसमें बागवानी फसलें यानी फल फूल सब्जियां, ये भी इसमें शामिल की गई हैं। अब प्रीमियम कितना कितना है? देखिए, खरीफ की फसल की बुआई हो रही है तो उसमें प्रीमियम दिया जाता है 2%। रबी की फसल है तो उसमें प्रीमियम दिया जाएगा 1.5%। और अगर ये बागवानी प्रकार की फसलें हैं तो वहां पर प्रीमियम दिया जाएगा 5%। तो किसान के द्वारा जो प्रीमियम भुगतान किया जाएगा वो किया जाएगा खरीफ की फसल में 2%, रबी इसमें 1.5% और 5% है वो बागवानी के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कृषि उत्पादकता हमारे प्रदेश के अंदर कैसी कैसी है, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, कृषि विभाग हमारे देश में महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। वो प्रयास करता है कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए। उत्पादकता का मतलब क्या होता है? कि उत्पादकता का मतलब है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन वो बढ़ना चाहिए। प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर 1 हेक्टेयर के अंदर 20 बोरी गेहूं की हुई है, तो सरकार ये कोशिश करती है कि अगली बार वहां 25 हो जाए या अगली बार 30 तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार उत्पादन को प्रोत्साहित करना ही क्या कहलाता है? उत्पादकता में वृद्धि। और सरकार लगातार प्रयास करती है। इसके लिए हमें एक फैक्ट याद रखना है कि हमारे प्रदेश के अंदर 2006-07 की अगर हम बात करें, अगर हम 2006-07 से लेकर 21-22 तक का हमारे पास डेटा है, तब तक की अगर हम बात करें तो अनाज की उत्पादकता में तो लगभग 62% की वृद्धि हो गई, और दालों के उत्पादन में लगभग 54% की वृद्धि हो गई, और तिलहनों में लगभग 36% की हमारे वृद्धि हुई है। इतनी उत्पादकता हमारे बढ़ी है। अनाज में सबसे ज्यादा उत्पादकता बढ़ी है वो है 62%, दलहनों में उत्पादकता बढ़ी है 54% और तिलहनों में
36.65%। तो ये भी 3 डेटा हमें याद रखने हैं उत्पादकता से संबंधित। उद्यानिकी की बात करते हैं। देखिए उद्यानिकी का मतलब क्या होता है, इसमें आते हैं फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन और सब्जियों का उत्पादन। ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारी उद्यानिकी के क्षेत्र के अंदर आती है, और इसका दूसरा नाम ही क्या है, बागवानी। ठीक है, उद्यानिकी या बागवानी के अंदर ये सारी चीजें शामिल की जाती है। क्या क्या, फल फूल और सब्जियां। तो देखिए राजस्थान में तो अवसर तो पर्याप्त है ही, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान में 10 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में 10 प्रकार के फलों का उत्पादन संभव है, राजस्थान में 10 प्रकार के फूलों का उत्पादन संभव है, राजस्थान में 10 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन भी संभव है, क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। और इसी के विकास के लिए, उद्यानिकी या बागवानी के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन हमारे राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में चल रहा है, 24 जिलों के अंदर। राजस्थान में वर्तमान में 24 जिलों के अंदर राष्ट्रीय बागवानी मिशन का संचालन किया जा रहा है। तो आपको ये याद रखने हैं कि 24 जिले इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वो हमने अभी इसको डिस्कस भी किया था कि कृषि क्षेत्र के अंदर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए योजना है। और इसमें भी जो वित्त का पैटर्न है वो कितना है, 60-40, यानी 60% व्यय तो केंद्र सरकार देती है और 40% व्यय राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। क्या नाम है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब इसके लिए सबसे पहले तो मंत्रालय आप लोग याद करो कि इसके लिए किस मंत्रालय की योजना है, तो ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, ये इसकी योजना है। और इसके तहत क्या किया जा रहा है, देखिए कुसुम योजना के तहत सरकार क्या प्रयास कर रही है कि जो हमारे कृषि क्षेत्र हैं जहां पर जो सिंचाई के लिए जो किसान डीजल पंपों का उपयोग कर रहे हैं या परंपरागत रूप से कुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें सोलर पंप दिए जाएं, ताकि राजस्थान के अंदर आपको पता है धूप तो बहुत तेज पड़ती है। तो सोलर पंप क्या होंगे कि सोलर लाइट से यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करके फिर वो मोटर चलेगी, उससे वहां पर सिंचाई होने के ज्यादा चांस होंगे। तो इससे उत्पादन बढ़ेगा और सिंचाई का क्षेत्र भी राजस्थान के अंदर बढ़ेगा। तो ये योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, और इसके लिए मंत्रालय क्या है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, इस योजना के अंदर देखिए कुल जो लाभ मिलता है वो मिलता है 60%। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमने अभी तक पढ़ा कि उसमें कुल जो व्यय किया जाता है वो 60% केंद्र देती है और 40% राज्य देता है। लेकिन इस योजना के अंदर देखिए 30% व्यय तो भुगतान करेगी केंद्र सरकार और 30% ही करेगी राज्य सरकार। बाकी का 40% कौन वहन करेगा, स्वयं जो किसान है, जो ये प्लांट लगा रहा है वो किसान ही इस तरह की इसकी लागत वहन करेगा। ठीक है, तो केवल और केवल 60% सहायता ही राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिलकर देगी, 30 और 30, बाकी जो 40% हिस्सेदारी है वो स्वयं किसान को वहन करनी पड़ेगी। तो ये योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कृषि विपणन। देखिए कृषि विपणन का मतलब क्या होता है, जो फसलों का उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता है उनको उन फसलों का उचित दाम उपलब्ध करवाने के लिए ही जो कार्य, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे शामिल होते हैं कृषि विपणन के अंदर। कृषि विपणन के अंदर उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो किसानों को उनकी उपज का या उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने से संबंधित होती है। आ गया समझ में। अब देखिए इसके अंदर मंडियों का विकास भी शामिल है, क्योंकि मंडियों में तो जाके फसल बिकेगी ना, तो मंडियों का विकास करो। मंडियों में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको भी हम अच्छी तरह से एम्पावर करें, ताकि जो किसान मंडियों के अंदर जा रहे हैं तो मंडियों के अंदर उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले, और मंडियों का विकास होगा तो ही उनको, किसानों को अच्छे उनके वस्तुओं का दाम मिल पाएगा। तो कृषि विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान में एक अलग से कृषि विपणन निदेशालय काम करता है। कृषि विपणन निदेशालय, इसका काम ही क्या है कि जो किसानों की उपज है उनका उचित मूल्य किसानों को दिलाना। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना लागू की गई है। ठीक है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, और इस योजना का क्या मकसद है कि अगर कृषि कार्य करते समय कोई भी दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए जैसे कई बार हम देखते हैं ना थ्रेसर के अंदर हाथ फंस गया, कट गया, तो इस तरह की अगर कोई दुर्घटना होती है तो किसानों को सरकार के द्वारा नगद सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने और क्या काम किया है, तो राजस्थान सरकार ने काम किया है कृषक कल्याण कोष का गठन किया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के मकसद से राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष का गठन किया है, और उस कृषि कल्याण कोष में कितनी राशि रखी हुई है, 1000 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ रुपए की राशि रखी हुई है।
और अभी वर्तमान में इसमें 1000 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए गए हैं, तो अब ये राशि हो गई 2000 करोड़ रुपए की। तो वर्तमान में कृषक कल्याण कोष लगभग 2000 करोड़ रुपए से बनाया गया है। इसके बाद में एक और योजना है कृषक उपहार योजना। तो जो भी किसान अपनी फसल को ई नैम यानी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, किसानों की फसल को बेचने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अगर किसान अपनी फसलों को बेचते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से गिफ्ट दिए जाते हैं। सरकार की ओर से एक कूपन या इसे कहें गिफ्ट प्रदान किए जाते हैं। इन गिफ्ट को जिस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है उसका नाम है कृषि उपहार योजना। ठीक है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण योजना है किसान कलेवा योजना। तो किसानों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले मंडियों के अंदर, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। अब देखिए किसान मंडी के अंदर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जाते ही उनकी फसल बिक जाती है, कई कई बार तो उन्हें 3-3 4-4 दिन मंडी में ही रुकना पड़ता है, अपनी फसल के साथ वो वहीं सो जाते हैं। तो उनको बेचारों को खाने के लिए रियायती दरों पर अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए किसान कलेवा योजना शुरू की गई है। लेकिन आजकल ये योजना तो कम हो गई, इसके लिए जो इसकी बजाय जो महत्वपूर्ण योजना है वो चल रही है आजकल, जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है जो गुणवत्तापूर्ण भोजन बहुत रियायती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने जो मंडी श्रमिक है उनके कल्याण के लिए भी एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, उसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। अब इस योजना में क्या क्या सहायताएं मिल रही है, देखिए जो महिला श्रमिक मंडियों के अंदर काम कर रही है उनके द्वारा राजस्थान सरकार के माध्यम से उन महिलाओं को प्रसूति के समय 45 दिवस की मजदूरी के बराबर वेतन का भुगतान किया जाता है। पहली बात तो ये, क्योंकि आपको पता है जब ये महिलाएं वहां काम करती है, एक तो बड़ा मुश्किल है मंडियों के अंदर काम करना महिलाओं का, क्योंकि वहां वजन उठाना पड़ता है और बहुत ज्यादा वहां मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तो पहले ही वहां महिलाएं कम है, और दूसरा जो महिलाएं हैं तो जब उनका डिलीवरी का समय होता है, जब उनका प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तब वो काम नहीं कर पाती। तो राजस्थान सरकार ये कहती है कि आपको लगभग 45 दिवस की मजदूरी हम आपको निःशुल्क देंगे, आप आराम से उसमें रेस्ट कर सकते हैं। फिर महिला श्रमिकों के या तो स्वयं के विवाह के लिए या उनकी पुत्री के विवाह के लिए सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है, ताकि उनका जो व्यय होगा शादी में वो उनके द्वारा वहन किया जा सके। फिर उनके पुत्र पुत्रियों को, यानी जो श्रमिक मंडियों में काम कर रहे हैं उनके पुत्र पुत्री अगर 60% से ज्यादा अंक लेके आ रहे हैं बोर्ड की परीक्षा में, तो उन्हें छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। और इसके अलावा भी जो श्रमिक काम कर रहे हैं मंडियों के अंदर उनको चिकित्सा की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। लेकिन अब तो आपको पता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है, जो निःशुल्क भी है इस वर्ग के लिए। तो पहले तो 20,000 रुपए की सहायता मिलती थी, लेकिन अब चिरंजीवी बीमा योजना भी चल रही है। तो आर्थिक समीक्षा में इसका वर्णन है, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। जो पुरुष श्रमिक वहां काम करते हैं मंडियों में, उन्हें भी 15 दिवस का पितृत्व अवकाश मिलता है, यानी 15 दिवस तक वो आराम से घर पे रह सकते हैं और उतने दिन का वेतन राजस्थान सरकार के द्वारा उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक नीति घोषित की है। देखिए ये नीति बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कैसे कैसे प्रश्न बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, इस नाम से नीति जारी की गई है। अब इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। तो डेट है 12 दिसंबर 2019। क्या डेट है? 12 दिसंबर 2019 को ये नीति जारी की गई है। नीति में क्या क्या शामिल है, देखिए समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद हानियों को कम करना। तो सबसे आप जरूरी बात यह है कि जब कई बार क्या होती है फसल कटाई के समय मौसम खराब हो जाता है और उस समय फसल हमारी खराब हो जाती है, तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि फसल कटाई के बाद में वो फसल खराब नहीं हो, उसका संरक्षण हो। ये भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और किसानों के जो संगठन है उनकी सहभागिताएं बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखलाएं यानी कोल्ड स्टोरेज, सड़क वगैरह, ये सारी चीजों का निर्माण करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है। और इस नीति के अंदर अलग अलग तरह से वित्तीय सहायताओं के भी प्रावधान हैं। तो वित्तीय सहायताएं आप आराम से देख सकते हैं, आर्थिक समीक्षा में भी है, और ये जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें भी आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस नीति के तहत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। और सरकार के द्वारा जो इस प्रकार की जो एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, कि जो खाद्यान्न हमारे खराब हो रहे हैं उनको प्रसंस्कृत करके और आगे उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उसके तहत राजस्थान में इस बोर्ड का गठन होगा। और जितना भी खर्चा आएगा उसके लिए 60 और 40 के अनुपात में राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा बांटा जाएगा। यानी केंद्र सरकार तो 60% खर्च करेगी और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। तो लगभग इन सभी योजनाओं में यही अनुपात है। तो इसी अनुपात के माध्यम से
सरकार खर्च करती है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, हमारा आज का हम अपनी क्लास यहीं पे रोकते हैं। तो लगभग दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। और इस तरह लगभग हमारे जो 50 पेज हैं आर्थिक समीक्षा के शुरू के, वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।